हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, एक क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है सिविक्स का। अध्याय है 2, संघवाद, फेडरलिज्म। इस चैप्टर को हम जीरो से लेकर एडवांस तक कंप्लीट एग्ज़ाम नोट्स के बेस पे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और सीखेंगे इसको, क्योंकि मेरा जो पहला और आखिरी जो मेरा कैसे कह सकते हैं आप स्लोगन है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ठीक है। ये मेरी कोचिंग की सबसे स्पेशल खूबी है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं सिखाता हूँ उस चीज़ को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे संघवाद के बारे में। किसके बारे में? संघवाद। कि संघवाद क्या है। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। क्या है? कि सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। उदाहरण: भारत, अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पर क्या है? संघवाद है। क्या है? संघवाद। देखो, संघवाद को एक और दूसरे तरीके से बताता हूँ कि संघवाद में जो सत्ता होती है वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं होती। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही रोल होता है, दोनों की ही भागीदारी होती है, दोनों के ही पास सत्ता का अधिकार होता है। अब जैसे हमारे भारत में राज्यों को राज्य की सत्ता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी जो राज्य हैं वो किसके अंदर आते हैं? केंद्र के अंदर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिया है एकात्मक शासन। संघवाद में ये देखो, एक ये पार्ट भी कि एकात्मक शासन, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, राज्य केंद्र के अधीन है। उदाहरण: श्रीलंका। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, लेकिन हमारे देश में, भारत में, राज्यों के पास भी उनकी शक्तियाँ हैं, उनके कुछ अधिकार उनको दिए हुए हैं कि वो अपने राज्यों के लिए फैसले ले सकते हैं। अब किन की चीज़ों में फैसले ले सकते हैं वो हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। आगे अब इतनी बात समझ में आई आपको? चलो आगे चलते हैं। देखो, अब हमारी बात है कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं: केंद्र, राज्य। केंद्र होता है, राज्य। एवं भारत में स्थानीय सरकारें भी हैं। स्थानीय सरकार कैसे? जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो उनकी बात कर रहा है, स्थानीय सरकार वो होती है नगर निगम, ग्राम पंचायत। फिर अधिकारों को का स्पष्ट विभाजन, प्रत्येक स्तर के अपने अधिकार होते हैं सबको, जो है जैसे केंद्र को के पास क्या अधिकार है बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, राज्यों के पास क्या अधिकार है वो क्लियर बता रखा है, और जो स्थानीय सरकार है उनको क्या अधिकार है वो भी उनको क्लियर बता रखा है। संविधान सर्वोच्च होता है संघवाद के अंदर। संविधान में बदलाव अकेली सरकार नहीं कर सकती, सभी राज्यों की सहमति आवश्यक है। और जो ये बदलाव होता है संविधान में, इसको हम संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है। राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, राजस्व प्राप्त करने के अलग अलग साधन होते हैं, जिनसे देश को राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व मतलब पैसा, जो देश में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब देश सरकार जो इस्तेमाल करती है देश के कार्यों के लिए। अब संघवाद का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय एकता बनाए रखना एवं क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधता क्या है भाई? देखो, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसके अंदर विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो इतनी विविधता होते हुए भी भारत में एकता बनाए रखने के लिए सबका सम्मान किया जाता है, सभी की संस्कृति का सम्मान किया जाता है, जिससे कि
संघवाद और राष्ट्रीय में एकता बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संघ बनने के दो तरीके। संघ बनने के दो तरीके। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सभी राज्यों को समान अधिकार होते हैं। प्रांत केंद्र के पक्ष अधिक शक्तिशाली होता है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी बड़े देश अपनी विविधता को संभालने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाते हैं, जैसे भारत, बेल्जियम, स्पेन। केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है, इसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कुछ राज्यों को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 3 सूचियाँ। क्या हैं? 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन शामिल है आते हैं? राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची में राज्य महत्व के विषय और समवर्ती सूची में दोनों सरकारों की साझा रुचि के विषय, जिसमें सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों की रजामंदी होती है। देखो, अब जो राष्ट्रीय संघ सूची में आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन से? रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है इसमें। पुलिस, कृषि, व्यापार, सिंचाई, लोक व्यवस्था केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी इस पर। लेकिन शिक्षा हो गई, वन हो गया, विवाह हो गया, श्रमिक संघ हो गए, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, इसके ऊपर क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं। कह रहा अवशिष्ट विषय, जो विषय किसी, ये अवशिष्ट विषय की बात हो रही है, जो विषय किसी सूची में नहीं है वे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उदाहरण कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नई तकनीक आदि। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा भारत में संघवाद। भारत में संघवाद। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। शुरुआत में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, बाद में जोड़ा गया स्थानीय सरकार यानी पंचायत एवं नगर पालिका, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह 3 स्तरीय संघीय ढांचा है भारत के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उद्देश्य एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में लाना। उद्देश्य क्या था इसका? कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में लाना। लाभ क्या था इससे? प्रशासन आसान हुआ और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। ठीक है। अब देखो, भारत में संघवाद के वाले नेक्स्ट में ये विशेष दर्जा वाले राज्य, अनुच्छेद 371। विशेष दर्जे वाले राज्य कौन से? अनुच्छेद 371 में आते हैं नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि। इनको विशेष दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके के कह सकते हो आप, ये जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं, ये प्रकृति से ज़्यादा लगाव होता है इनका, तो ये चाहते नहीं कि इनके एरिया में कोई भी लोग आएँ या जाएँ। तो संस्कृति की रक्षा, भूमि का अधिकार, स्थानीय लोगों को रोजगार में संरक्षण, ये सभी चाहते हैं कि ये सब इनके साथ हो। ठीक है। तो इसीलिए इनको एरिया को विशेष दर्जा दिया गया है राज्यों को। और यहाँ पे कोई भी है ना बिना परमिशन के जा भी नहीं सकता। इन एरियो के अंदर जाने के लिए पहले बॉर्डर पर परमिशन चाहिए होती है, कोई रीज़न चाहिए होता है, तब जाके यहाँ पर जाने दिया जाता है, अदरवाइज़ जाने नहीं दिया जाता। ठीक है। तो ये इनका मानना है कि हमारी संस्कृति को कोई हर्ट ना करे किसी प्रकार की। कह रहा है भारत की भाषा नीति क्या है? कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है हिंदी। संविधान में 22 सूचित भाषाएं हैं। अंग्रेजी भी सरकारी कार्यों में प्रयोग होती है। ये लचीली
नीति भारत को श्रीलंका जैसी समस्या से बचाती है, भारत को श्रीलंका जैसी समस्या से बचाती है। ठीक है, श्रीलंका के बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। एक इन दोनों को, बेल्जियम को और श्रीलंका को एज ए एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि भाई केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनका शासन मुख्यतः केंद्र सरकार चलाती है। कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है इनका शासन। ठीक है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। 1990 से पहले केंद्र अधिक शक्तिशाली था, राज्यों की स्वायत्तता कम थी, मतलब राज्यों के पास जो अधिकार थे वो कम थे। विपक्ष दलों की राज्य सरकारें अक्सर भंग कर दी जाती थी। 1990 के बाद क्या हुआ? क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, गठबंधन सरकारें बनी, राज्यों की शक्तियाँ बढ़ी और संघवाद मजबूत हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्र और राज्य की कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को देना। आवश्यकता क्या आवश्यकता थी? कि स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान, जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करना। मतलब कि जो कहने का मतलब हो गया, जो नगर पालिका हो गई, जो पंचायत हो गई, भाई गांव के छोटे मोटे फैसलों को निपटाने के लिए ये कर दिया गया, जिससे कि लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को इन्हीं के स्तर पे उनका समाधान हो जाए। ठीक है, किसानों का विकास हो, गांव का विकास हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए और आगे पहुंचा के उनका समाधान किया जाए, इसलिए इनका निर्माण किया गया था। संविधान संशोधन 73वें और 74वें 1992 में क्या हुआ? नियमित चुनाव हुए। SC ST OBC आरक्षण आया, इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण शामिल किया गया, राज्य चुनाव को शामिल किया गया और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई। ये 73 और 74वें संविधान संशोधन का में हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय शासन, तीसरा स्तर, यानी कि तीसरे स्तर जब मैं पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा था। इसमें क्या होती है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का मतलब जो मत डालने वाले लोग होते हैं वो सभी होते हैं। फिर ग्राम पंचायत, उसके अंदर में कौन, ये सभी किसके अंडर में आते हैं? ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं, यानी सरपंच प्रधान के। अब ग्राम पंचायत यानी सरपंच किसके अंडर में आता है? पंचायत समिति यानी ब्लॉक मंडल के। और ब्लॉक मंडल किसके अंडर में आएगा? जिला परिषद के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ग्राम पंचायत में सरपंच प्रधान पंच कहलाता है, जिला परिषद में राजनीतिक प्रमुख होता है। जिला परिषद में जो राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है शहरी स्थानीय शासन। नगर पालिका छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों का कौन प्रमुख होता है? अध्यक्ष होता है। और नगर निगम बड़े शहर होते हैं तो उनको देखने वाला कौन होता है? मेयर होता है। ठीक है, ये सभी MCD के हिस्से होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि पोखरण परीक्षण केंद्र का विषय रक्षा, ये हुआ था, राज्य रोक नहीं सकता। राज्य का विषय शिक्षा, राज्य अपनी पाठ्य पुस्तक ला सकता है। नक्सल समस्या, राज्य का विषय कानून व्यवस्था, केंद्र सीधे आदेश नहीं दे सकता। जो नक्सल की समस्या होती है उसमें केंद्र सीधे आदेश नहीं दे सकता, राज्य अपने हिसाब से उसको निपटाता है। विकेंद्रीकरण, ब्राज़ील का प्रयोग, ब्राज़ील ने इस नीति को अपनाया। ब्राज़ील के शहर पोर्ती एलेग्रे में नागरिकों की भागीदारी से बजट बनता है। उप क्षेत्रों में बैठकें ग्राम सभा जैसी है और करीब 13 लाख लोग बजट तैयार करने में शामिल हैं। बस सेवा, पुनर्वास जैसी मुद्दों पर नागरिकों की राय को महत्व दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ठीक है बच्चों, ये मेरे कोचिंग का नाम है ग्रेस कोचिंग सेंटर, और यूट्यूब पे तो आप जानते ही हो, राहुल सर की पाठशाला के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कंसल्ट कर लेना, मैं दोबारा बता दूँगा, कमेंट कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।